हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बे। सो लास्ट वीडियो में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का जस्ट एक इंट्रोडक्शन सा देखा था। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी साइकिल्स होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें से। गैसियस और सेडिमेंट्री, परफेक्ट और इम्परफेक्ट इन्हें कहते हैं। और सारी जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। सबसे पहले वाटर साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल। आप सभी को आई थिंक इसके बारे में पता ही होगा कि कैसे काम करती है। मेन ड्राइवर इसमें सनलाइट होता है, ठीक है। वाटर इवेपोरेट्स बिकॉज ऑफ सनलाइट, लिक्विड टू वाटर वेपर्स। तो सनलाइट की वजह से जब धरती पे पड़ती है सनलाइट, तो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है, भाप बन जाता है और उड़ जाता है। फिर वो भाप बनते बनते कंडेंसेस टू क्लाउड्स, कंडेंसेशन होता है और हमारे बादल बन जाते हैं। जब बादल बन जाते हैं उनमें इनफ पानी जब जमा हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, रेन्स हो जाती है टू टर्न इट बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म। और यही हमारा पूरा का पूरा साइकिल होता है। सम ऑफ द रेन वाटर इवेपोरेट्स अगेन डायरेक्टली एंड रीचेस द ग्राउंड। तो बेसिकली हुआ क्या कि भाई अब हम क्लाउड से बात करते हैं। यहाँ पे बारिश हो गई सारी, ये हमारी जमीन में पड़ी। तो ये जो पानी जो जमीन में होगा, कुछ पानी तो हमारा ग्राउंड वाटर में चला जाएगा जहां पे ऐसी कंडीशन होगी। कुछ पानी नदियों में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, इन सब जगहों पे चला जाएगा। कुछ सीज में चला जाएगा, समुद्र में। और कुछ जो होगा, जो ग्राउंड पे होगा, बेसिकली वो हमारा भाप बन के फिर से उड़ जाएगा। और ये साइकिल ऐसी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मेनली जो सरफेस होते हैं ना, जैसे हमारे घरों के ऊपर सरफेस होते हैं, सीमेंट सरफेस और इस टाइप के सरफेस होते हैं, वहां पे बहुत जल्दी पानी जो है एब्जॉर्ब, वो इवेपोरेट हो जाता है वहां से। ओके। और जो मिट्टी होगी, जहाँ पे छाया ज्यादा होगी, ये सब तरीके की चीजें होंगी, फॉरेस्ट वगैरह होंगे, ज्यादा पानी ग्राउंड में जाएगा या रिवर्स वगैरह में चला जाएगा, ठीक है, सरफेस रन ऑफ के थ्रू। तो इसलिए भी फॉरेस्ट वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन ट्रांसपिरेशन वाटर एंटर्स थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, ट्रेवल अपवर्ड्स थ्रू वस्कुलर ट्यूब्स एंड इवेपोरेट्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन द लीव्स। अब जो प्लांट्स होते हैं भाई, प्लांट्स को भी चाहिए, तो जब बारिश पड़ेगी तो प्लांट्स भी लेंगे, अपनी रूट्स में पानी जाएगा। तो वो पानी तो बहुत कम यूज करते हैं, 2-4% यूज करते हैं। फिर वो जो एक्स्ट्रा पानी होगा कई बार प्लांट्स में चले जाता है और रूट्स से अपने लीव्स तक पहुंच जाता है, और लीव्स के थ्रू वो इवेपोरेट होके फिर अपने एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उसके बाद हमारी कार्बन साइकिल हो गई। प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें पता ही है कि वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो सिंपल बैलेंस है तो, ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिलीज CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन इज डिपॉजिटेड इन द अर्थ एज फॉसिल फ्यूल्स, डेड मैटर। तो जो कार्बन होता है वो, ये भी एक नया एस्पेक्ट है कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो ऑयल होता है, हमारी नेचुरल गैस होती है, क्रूड ऑयल वगैरह होता है, कोल होता है, सब में कार्बन होता है। डेड मैटर में भी कार्बन होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बर्न फॉसिल फ्यूल्स एंड रिलीज CO2। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अब ये यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज आ गई, जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, वहीकुलर, जो हम शहरों में अपने कार और स्कूटर लेके घूमते हैं, उनसे भी जो एमिशन होता है उससे भी कार्बन निकलता है। नेचुरल प्रोसेस सच एज वॉल्केनो भी CO2 रिलीज करते हैं। डीप ओशन में कार्बन स्टोर्ड फॉर मिलियन ईयर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली। तो ये जो CO2 होता है, पेड़ से ले लेते हैं हम लोग, ये कई सारी एक्टिविटीज से ये जो CO2 होता है रिलीज होता है। अब ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, इनकी वजह से CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। और जो पेड़ हैं या फिर जो बेसिकली कार्बन हम सोर्स होता है, दो चीजें आप समझ लो इसमें, एक तो कार्बन सोर्स हो गया और सिंक हो गया। हम सोर्स में आते हैं क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, सब सोर्स हो गए। और सिंक हो गए प्लांट्स, ट्रीज वगैरह हो गए, ओशंस के अंदर सिंक हो गए, मिट्टी के अंदर जो भी हमारा होता है वो सिंक हो जाता है, ठीक है। जो क्रूड ऑयल वगैरह सब दबा हुआ है, जब तक वो दबा हुआ है अपने ग्राउंड के अंदर, तब तक वो सिंक में है। जैसे ही हम उसे निकाल देते हैं वो एक सोर्स बन जाता है, राइट। तो सोर्स होता है और सिंक होता है। जो एब्जॉर्ब करता है वो सोर्स होता है, जो रिलीज करता जो एब्जॉर्ब करता है वो सिंक होता है, जो रिलीज करता है वो सोर्स होता है। तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती जा रही है, एक ग्रीन हाउस गैस है, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी होती है वो बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा एकदम प्राइमरी स्टार्टिंग में आप जान लो ग्लोबल वार्मिंग का जो रीजन है। नाइट्रोजन साइकिल हो गई हमारी, इंपॉर्टेंट है। इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट फ्रीली बट इट कैंट बी यूज बाय प्लांट्स इन फ्री फॉर्म। तो नाइट्रोजन को फ्री फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल और प्लांट्स के लिए, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हमें देता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में भी
यूज होता है जो नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं। ओके, नाइट्रोजन इज मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स एंड सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स के लिए भी यूज होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं नाइट्रोजन इज अ मेन बिल्डिंग ब्लॉक, तो हमारी बॉडी में भी होता है। इट हैज टू बी फिक्स्ड एंड कन्वर्ट टू अदर फॉर्म्स टू बी यूज। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन का आपने नाम सुना होगा, तो फ्री फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, इट हैज टू बी फिक्स्ड एंड कन्वर्ट टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्टेन बैक्टीरिया डाल के। मैन मेड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये तो भाई हमारे प्रोसेस हो गए जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जिससे हम फिक्सेट करते हैं। ये हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज होते हैं। नेचुरल प्रोसेस सच एज लाइटनिंग और थंडर से भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। जो जब लाइटनिंग या थंडर होगी, कुछ ऐसा बेसिकली वाटर और इस तरीके का लाइटनिंग का रिएक्शन होता है कि वो फिक्स हो जाके होकर नाइट्रेट्स बन जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन टर्न एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयंस। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है टर्न एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयंस, ये याद रखना है, टर्न एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनियम आयंस। NH3 होता है हमारा अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है, अमोनियम आयंस NH4 माइनस आयंस, ठीक है, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। आपको ये एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखनी है। सम नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स आर फ्री लिविंग व्हाइल अदर्स आर सिम्बायोटिक। तो दो तरीके के होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये मैंने एक टेबल सी बना रखी है, इसमें आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग होते हैं, नॉस्टॉक, एनाबियना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर सूडोमोनास, एजेटोबैक्टर हमारे फ्री लिविंग होते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको पूछेंगे भाई फ्री लिविंग का पूछेंगे, और आपको दो चार जो ऑप्शंस होंगे उनमें यही होंगे, आपको बताना होगा एजेटोबैक्टर, सूडोमोनास, एनाबियना, ये तीन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थियोबैसिलस, एक्टिलोजेनस, ये भी आप एक दो बार पढ़ लेना जिससे आपको याद रहे, ठीक है। और एरोबिक है, एरोबिक मतलब इन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, राइट। ऑक्सीजन मतलब कई बार वाटर होता है, ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में एरोबिक प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम, ये भी फ्री लिविंग है, ये एनारोबिक है, फ्री लिविंग एनारोबिक क्लॉस्ट्रीडियम। राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक है, राइजोबियम इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आपको राइजोबियम याद रखना है। सिम्बायोटिक पूछते हैं तो राइजोबियम, अदरवाइज ये फ्री लिविंग हमारे हो जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन का वो बनता है पॉइंट। फिर हमारा नाइट्रिफिकेशन, एक तो हमारा हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें अमोनियम आयंस बनते हैं, फिर हमारा हो गया नाइट्रिफिकेशन, इज द प्रोसेस कन्वर्ट्स अमोनिया टू नाइट्राइट एंड देन टू नाइट्रेट। ये नाइट्रिफिकेशन हो गया। अमोनिया टू नाइट्रेट इज कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोसोपिरा, नाइट्रोसोमोनाज हमारा नाइट्रिफिकेशन करता है। नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज डन बाय नाइट्रोस्पिरा, नाइट्रोबैक्टर। तो ये आपको तीनों के याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा होता है डीनाइट्रिफिकेशन, जब हमारे जो नाइट्रेट्स होते हैं फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं ना, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, सिंपल, ठीक है। ये भी हमारे कुछ बैक्टीरिया करते हैं, बैसिलस, सूडोमोनास वगैरह होते हैं, ये आपको याद रखना है। अमोनिफिकेशन, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट्स वेस्ट और डाइज, अमोनिया रिलीज्ड इनटू द इकोसिस्टम। जब हम लोग भी यूरिनेट वगैरह करते हैं तो उसमें अमोनिया एक कंपोनेंट होता है, इसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। इन एग्रीकल्चरल सिस्टम फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू इंक्रीज प्लांट प्रोडक्शन, बट अनयूज्ड नाइट्रोजन इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, कैन लीच आउट ऑफ द सॉइल, एंटर स्ट्रीम्स और रिवर्स। तो ये बहुत बड़ा एक आजकल प्रोसेस एक हो रहा है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। फर्टिलाइजर्स का जो प्रोसेस होता है, इसी से लेक्स वगैरह में जब पहुंच जाते हैं सीधा वो यूट्रोफिकेशन और आल्गल ब्लूम्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी फॉस्फोरस साइकिल होती है। फॉस्फोरस साइकिल इज स्लो। सेडिमेंट्री साइकिल अभी तक जो हमने पढ़ी वो हमारी हो गई गैसेस साइकिल, अब ये सेडिमेंट्री साइकिल हो गई, तो स्लो होती है। फॉस्फोरस साइकिल स्लो होती है। मोस्ट फॉस्फोरस इज नेचर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस, और ये भी फॉस्फेट भी जो होते हैं ये भी फर्टिलाइजर में यूज होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फॉस्फेट NPK होता है ना, तो फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, तो फॉस्फोरस भी यूज होता है। व्हेन नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्रॉम फर्टिलाइजर्स reaches lakes and oceans, they can cause eutrophication, overgrowth of algae। ये हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्रोफिकेशन, ठीक है, याद रखना है। यूट्रोफिकेशन अब याद रखोगे, एक तो मरीन, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम से याद रखना है, लेक्स, रिवर्स, और कई बार ये स्वाम्स, एस्टुअरीज वगैरह में तो नहीं होता ये, स्वाम्स जो बेसिकली रुका हुआ, लेक्स वगैरह में आप याद रखो यूट्रोफिकेशन, और उससे जुड़ा हुआ टर्म है आल्गल ब्लूम, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेट कंपाउंड्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड रॉक्स वेयर डाउन ओल्ड टाइम पीरियड्स। फॉस्फेटिक रॉक्स होते हैं, दे कंटेन स्लोली लीचेस टू सर्फेस वाटर एंड सॉइल्स। Phosphate compounds in the soil are used by plants and transferred to animals.
व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रीट और डाई, फॉस्फेट्स आर टर्न इनटू डेट्रीवोर्स एंड रिटर्न टू सॉइल। तो ये हमारी सिंपल साइकिल हो गई भाई। फॉस्फेट्स वैसे जो होते हैं नेचुरली अगर आप देखो तो हमारे रॉक्स वगैरह में होते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, कई बार वॉल्केनोज वगैरह से भी जो लावा वगैरह ठंडा हो जाता है उससे भी रॉक्स बन जाते हैं, वहां से भी निकलते हैं। तो ये जो फॉस्फेटिक रॉक्स होते हैं वेदरिंग से फिर सॉइल में चले जाते हैं। जब सॉइल में चले जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें यूज करके और फॉर्म्स में बना के फिर वो जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो यूज कर लेते हैं इन्हें, ठीक है। फिर प्लांट्स जब यूज कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, उसके बाद क्या होता है, जब प्लांट मर जाता है वो फिर से सॉइल में चले जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे रॉक्स बन जाते हैं। इस तरीके से हमारी साइकिल इसकी पूरी हो जाती है, नेचुरल साइकिल। सल्फर साइकिल, सल्फर इज स्टोर्ड इन सॉइल, कोल, ऑयल, पायराइट, सल्फर कंटेनिंग रॉक्स। तो ये इसके सोर्स होते हैं, याद रखने हैं। इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फाइड्स, ऑर्गेनिक सल्फर रिलीज्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इरोजनल रन ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टू गैसेस कंपोनेंट्स SO2 और H2S। तो सल्फर जो साइकिल होती है वो बेसिकली सेडिमेंटेड साइकिल होती है, बट उसमें दो ये गैसेस कंपोनेंट भी होते हैं, SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर एंटर्स एटमॉस्फेयर थ्रू वॉल्केनिक इरप्शंस, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिकम्पोजिशन एटसेट्रा। Atmospheric SO2 mixes with rain and carried back to earth to form weak H2SO4, ठीक है। वाटर मिल जाएगा SO2 से तो weak H2SO4 बन जाएगा। Sulfur in living organisms carried back to soil through excretion when organisms die. Plants take sulfur in the form of sulfates and convert it into sulfur containing amino acids. These amino acids are incorporated in the proteins of autotrophs tissues and less parts of grazing food chain. तो ये हमारी सल्फर साइकिल होगी। अब डायग्राम के थ्रू इसे समझ सकते हो कहाँ से आ रही है, क्या सोर्स है, क्या इसका सिंक है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, ये हमारी साइकिल्स हो गई मेन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन मतलब आगे जो जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते जाते हैं, हमारे दादा थे, फिर हमारे हमसे एक जनरेशन पहले हुई, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आएंगे, तो वो हमारी सक्सेशन हुई, ह्यूमन सक्सेशन। और ये इकोलॉजिकल सक्सेशन, नेचुरल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज चेंज ओवर टाइम। अगर कोई नया एक इकोसिस्टम कहीं पे भी बनेगा तो आप ये सोचो सबसे पहले उसमें क्या आएंगे, बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स आएंगे, फिर ग्रासेस वगैरह बनेंगी, ग्रासेस से छोटे छोटे श्रब्स आएंगे, छोटे मोटे प्लांट्स आएंगे, फिर धीरे 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 करते वो बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे, ठीक है। आप ये सोचो कि आप कहीं पे फॉरेस्ट फायर से आग लग गई और फिर वो एकदम जल के खाक हो गया वो लैंड, फिर उस पर बारिश पड़ेगी, धीरे धीरे छोटे मोटे पेड़ आएंगे, उसे आप ऐसे ही अनटच्ड छोड़ दो, कई सालों में वो बहुत बड़े बड़े पेड़ वहां पे अपने आप ही आ जाएंगे। वो भी एक इकोलॉजिकल सक्सेशन है। द फर्स्ट प्लांट कम्युनिटी इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी, ये याद रखना है। और जो फाइनल प्लांट कम्युनिटी होती है उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे जाके हमारा इकोसिस्टम एक तरीके से स्टेबल हो जाता है, इकोलॉजी जो भी इकोसिस्टम होता है अपने स्टेबल हो जाता है। उसके बाद अगर वैसे ना डिस्टर्ब किया जाए तो वो अपने स्टेबली चलता रहता है। A mature forest generally after many succession. Primary succession occurs on a land where pioneer community is present. Secondary succession occurs on a land where climax community is disturbed after wildfire. तो प्राइमरी सक्सेशन मैंने आपको बताया, कोई भी नया सा लैंड है वहां पे छोटी मोटी घास आएगी, फिर और बड़ा होगा, फिर ऐसे करते करते पूरा अपना ये फॉरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये फॉरेस्ट हो गया, स्टेबल हो गया, जब तक इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा ये ऐसे ही चलता रहेगा। सपोज यहाँ पे आग लगी, फॉरेस्ट फायर्स बहुत कॉमन है, बहुत गर्मियां हैं, ड्राइनेस हो रही है, यहाँ पे आग लग गई और ये पूरा जल गया, सारा सब जल जाएगा, ठीक है। सब जल के नष्ट हो गया, एकदम सारा वुड जल गया, सब कुछ हो गया, सब डेड मैटर वो बन गया, मिट्टी में मिल गया। उसके बाद फिर बारिशें आएंगी, फिर धीरे धीरे वो स्टार्ट होगा, तो उसे हम हमारा सेकेंडरी सक्सेशन कह देंगे, ठीक है। इसके बाद ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।